मेरा नाम चिराग है। घर में चारों तरफ शादी का माहौल छाया हुआ था। मेरे सारे रिश्तेदार, सारे आस पड़ोसी, सारे दोस्त और लगभग सारे मोहल्ले वाले मेरी शादी में मौजूद थे। ऊपर वाले की कृपा थी, मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। आज मेरी शादी होने जा रही थी। सब लोग मेरे पास थे, लेकिन मेरे माता पिता मेरे पास नहीं थे। मेरे पिता, जिनकी मौत तब हो गई थी जब मैं सिर्फ 1 साल का था, और माँ तो जिंदा थी, लेकिन जीते जी मैंने उनको मार दिया था। उनसे सारे संबंध ख़त्म कर दिए थे। मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। आखिरकार उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। मैं इस समाज में किस तरह से सर उठाकर जीता। मेरी बहुत इज्जत थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ की वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। इसलिए मैंने अपनी माँ के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बारे में अगर आप लोग भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, और कोई भी अपनी माँ के साथ ऐसी गलती नहीं कर सकेगा जैसा मैंने किया। सब लोग मेरी शादी के रस्मों को अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे थे। मैं जानता था कि मैंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अपनी माँ की बड़ी शिद्दत से याद आ रही थी। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने उनके साथ जो किया वो सही था। क्या मुझे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था? मेरी शादी थी, मेरी माँ के इकलौते बेटे की शादी थी, और मुझे अपनी माँ की कमी खल रही थी। उनकी बहुत याद आ रही थी। वो मेरी शादी में शामिल होती तो कितना खुश होती, लेकिन फिर जब मुझे याद आता कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है तो मैं सोचता कि मेरा फैसला बिल्कुल सही था। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने अगर अपनी माँ को इस घर से और अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया और उनसे सारे संबंध ख़त्म कर दिए तो ये बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि एक चरित्रहीन औरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं घर से बारात लेकर शादी हॉल पहुंचने वाला था, जहां मेरी बारात आ रही थी। मेरी शादी प्रिया नाम की लड़की के साथ हो रही थी, जिसको मैं जानता नहीं था, लेकिन उसका रिश्ता मेरे साथ मेरी बुआ जी ने करवाया था। आखिर मैं कब तक ऐसे अकेला रहता? मुझे किसी जीवन साथी की ज़रूरत थी, किसी के सहारे की ज़रूरत थी। मैं अकेला था, और मेरी माँ ने भी अकेले ही मेरी परवरिश की थी। लेकिन अब तो मेरी माँ भी मेरे साथ नहीं थी, इसीलिए रिश्तेदारों ने ही मेरी शादी के सारे इंतज़ाम किए थे। मैं अपनी बारातियों के साथ बारात लेकर दूल्हा बनकर जैसे ही शादी हॉल के द्वार पर पहुंचा तो वहां मेरे स्वागत के लिए बहुत सारी लड़कियां खड़ी हुई थी। मुझ पर फूल बरसाए गए, और उसके बाद जब मुझे मंडप में ले जाकर बैठा दिया गया तो एक अजीब सा शोर गूंजा। ये शोर पुलिस का था। आखिर पुलिस यहाँ क्या कर रही थी? पुलिस वालों ने आते ही मुझसे सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। उन्होंने मेरे हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी, लेकिन मेरा जुर्म क्या था मैं नहीं जानता था। जब मुझे अपने जुर्म के बारे में पता चला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर चुका हूँ। मैं अपनी माँ की कुर्बानियों को भूला नहीं हूँ। मुझे आज भी सब कुछ याद है। ये उस समय की बात है जब मेरी माँ शादी करके मेरे पिताजी के घर में आई थी। मेरे पिताजी मेरी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। कभी उन्होंने मेरी माँ को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी, क्योंकि उन्हें मेरी माँ की अच्छाइयों की वजह से उनसे बेहद मोहब्बत हो गई थी। उनको लगता था कि मेरी माँ जैसी औरत इस दुनिया में शायद कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी माँ साफ कैरेक्टर की एक ईमानदार और एक समझदार औरत थी। माँ ने अपने ससुराल वालों के साथ भी हमेशा अच्छा बर्ताव किया। हालांकि मेरी दादी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मेरी माँ को बहुत तंग किया करती थी, लेकिन उन्होंने मेरी दादी को कभी पलटकर कोई जवाब नहीं दिया और उनको कभी अपनी सास नहीं समझा, बल्कि हमेशा उनके ढेर सारे जुल्म सितम पर भी वो उन्हें माँ का दर्जा दिया करती थी। फिर कुछ समय के बाद मैंने जन्म लिया। हमारे घर में मेरे आने से रोशनी फैल गई थी। यही वजह थी कि मेरे पिताजी ने मेरा नाम बड़े शौक से चिराग रखा था। उन्होंने माँ से कहा था कि मैं अपने बेटे को खूब पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, अच्छा इंसान बनाऊंगा और एक काबिल इंसान बनाऊंगा। तुम देखना मेघा, मेरा बेटा कभी मेहनत मजदूरी नहीं करेगा, वो तो एक बड़ा अफसर बनेगा। अफसर बाबू की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, और वो तो टेबल कुर्सी पर बैठकर पैसा कमाते हैं, जबकि हम जैसे मजदूर लोग तो दिन रात मेहनत भी करते हैं, तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जितना ये कुर्सी पर बैठने वाले लोग कमा लेते हैं। मैं अपने बेटे को भी बिल्कुल ऐसा ही बनाऊंगा, भले से ही मुझे इसके लिए कितनी ही कुर्बानियाँ क्यों न देनी पड़े। पिताजी की बात पर माँ बहुत हंसती थी और कहती थी कि अभी तो हमारा बेटा काफ़ी छोटा है और आपने उसकी पूरी ज़िंदगी के बारे में पहले ही सोच रखा है। पिताजी की बात पर माँ बहुत हंसती थी और कहती थी कि अभी तो हमारा बेटा काफ़ी छोटा है और आपने उसकी पूरी ज़िंदगी के बारे में पहले ही सोच रखा है। माँ बहुत खुश हुआ करती थी
कि पिताजी हमेशा मेरी और माँ की भलाई के बारे में सोचते थे। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब मैं 1 साल कभी नहीं हुआ था और पता चला कि मेरे पिताजी फैक्ट्री में काम करने के लिए गए हुए थे। वहाँ से लौटते समय उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भीषण हुआ था कि मेरे पिताजी की शक्ल पहचानने लायक नहीं हो रही थी। मेरे पिताजी बहुत तकलीफ से गुजरे थे। उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। माँ ने जब ये खबर सुनी कि उनका सुहाग उजड़ गया तो वो भी मरने के कगार पर आ गई थी। उन्हें अपने पति की गई वो सारी बातें याद आने लगी जो वो हमेशा किया करते थे। वो हमेशा माँ से कहते थे कि मेघा, तुम्हारे हाथ बहुत सूने लगते हैं। देखना, एक दिन मैं तुम्हारे इन हाथों में सोने के कंगन पहनाऊंगा और अपने बेटे को कभी भी छोटे मोटे स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं डालूंगा, बल्कि उसका एडमिशन तो मैं शहर के सबसे महंगे स्कूल में करवाऊंगा। लेकिन पिताजी ने जो कुछ भी माँ से कहा था वो सब कुछ तो अधूरा रह गया था और उसको पूरा करने से पहले ही पिताजी इस दुनिया से चले गए थे। पिताजी के मरने के बाद माँ की हालत बहुत बुरी हो गई थी। हमारे सारे रिश्तेदारों ने हमसे संबंध खत्म कर दिए थे। सबने मेरी माँ को अकेला छोड़ दिया था। पहले ही मेरी माँ का इस शहर में कोई भी नहीं था। मेरे ननिहाल वाले बनारस में रहा करते थे और हम लोग मेरठ में रहते थे। कुछ लोगों ने मेरी माँ से कहा कि तुम अपने इस छोटे से बेटे की परवरिश कैसे करोगी, तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन माँ ने साफ इनकार कर दिया। मेरी माँ का कहना था कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। मुझे अपनी परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की परवाह है। मेरा बेटा मेरे पति की आखिरी निशानी है और मैं अपने बेटे को हमेशा अपने सीने से लगाकर रखूंगी। सौतेला पिता तो सौतेला होता है। मैं कभी अपने बेटे को सौतेले पिता के हवाले नहीं करूंगी। भले ही वो इंसान मुझसे मोहब्बत करेगा, लेकिन कभी मेरे बेटे से मोहब्बत नहीं कर सकेगा। रिश्तेदारों ने मेरी माँ पर बहुत जुल्म व सितम किए, उन्हें बहुत सताया, उनसे सारे संबंध ख़त्म कर दिए। उनको हमेशा यही एडवाइस दी कि तुम शादी कर लो, मगर मेरी माँ का कहना था कि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। अगर किसी को मैं और मेरा बेटा बुरे लगते हैं तो मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है। अगर आप लोग मुझसे मुंह फेर रहे हो तो फिर फेर सकते हो। भले ही पूरी दुनिया मुझसे रूठ जाए, लेकिन मैं अपने बेटे की आने वाली ज़िंदगी का सुकून बर्बाद नहीं करूँगी। मेरे पति ने अपने बेटे के लिए बहुत ख्वाब देखे थे। मैं उन सारे सपनों को पूरा करूँगी, मगर सब लोग मेरी माँ से यही कहते थे कि ये सब कहना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। कहाँ से खाओगी, कहाँ से अपने बेटे की परवरिश करोगी, किस तरह से उसे शिक्षा दिलवाओगी। पता है महंगाई बहुत बढ़ गई है। तुम्हारे पति के बिना तुमसे 2 वक्त की रोटी नहीं कमाई जाएगी और तुम अपने पति के इतने ऊंचे ऊंचे सपनों को पूरा करने की बात करती हो। मेरी माँ ने कहा कि दिल में जब कोई भी काम करने का हौसला हो तो वो काम ढेर सारी परेशानियों का सामना करने के बावजूद ही सही मगर हो जाता है। मुझे पता है कि मेरे रास्ते में बहुत सारे कांटे आएंगे, लेकिन जो मैंने ठान लिया है वो मैं करके ही रहूँगी। धीरे धीरे पिताजी की मौत को 4 महीने गुजर गए थे। घर में जो कुछ भी जुड़ा कटा था माँ ने उससे अपना और मेरा गुजारा कर लिया था, लेकिन अब घर में कुछ भी नहीं बचा था। राशन भी ख़त्म हो चुका था और पिताजी के दिए गए थोड़े बहुत पैसे भी ख़त्म हो गए थे। पहले ही हम लोग ज़्यादा अमीर नहीं थे। मेरे पिताजी एक केमिकल की फैक्ट्री में नौकरी किया करते थे, जहाँ पर उन्हें मजदूरी मिलती थी। वो पैसे इतने ज़्यादा तो नहीं होते थे, लेकिन पिताजी उनसे सारी ज़रूरतों को पूरी कर लिया करते थे। लेकिन अब माँ के लिए ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो गया था। धीरे धीरे मैं भी बड़ा होता गया। हमें खाने की ज़रूरत पड़ती थी। माँ ने मेरी परवरिश करने के लिए अपना और मेरा पेट भरने के लिए लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। और फिर मेरी माँ दिन में कई कई घरों में जाकर झाड़ू बर्तन किया करती थी। किसी के घर का तो खाना भी बनाकर आती थी, कुछ घरों से खाना ले आती थी। ज़रूरी नहीं था कि वो खाना हम दोनों माँ बेटों को पूरा हो जाता था। कभी कभी तो बहुत कम खाना होता था जो माँ सिर्फ मुझे ही खिला दिया करती थी और ख़ुद भूखी सो जाती थी। मेरी माँ की ये सारी कुर्बानियाँ मुझे याद थीं, लेकिन फिर ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ तबाह व बर्बाद कर दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ कहाँ कहाँ और किस किस घर में नौकरी करती है, क्योंकि वो मुझे हमेशा से ही पड़ोस वाली आंटी के पास छोड़कर चली जाती थी जब मैं छोटा था। लेकिन जब धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ तो मैं खुद ही स्कूल से घर आ जाता था और सारा दिन घर में रहकर अपनी माँ के आने का इंतज़ार करता था कि कब माँ आएगी और मैं खाना खाऊंगा। माँ ने मेरे पिताजी की कही हुई एक एक बात को सच कर दिया था। उन्होंने मेरा एडमिशन शहर के सबसे बड़े स्कूल में करवाया था। लोगों के घरों में काम करके महीने में उन्हें जितने पैसे मिलते वो सारे ही पैसे मेरी फ़ीस पर लग जाया करते थे। भले ही हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता था,
मेरी माँ अपने मुंह का निवाला भी मेरे मुंह में डाल दिया करती थी। बस ये सोचती थी कि किसी भी तरह उनके चिराग का पेट भर जाए। जब मैं स्कूल जाता था और अच्छे नंबरों से पास होता था तो सबसे ज़्यादा खुशी मेरी माँ को हुआ करती थी। और जब भी मैं पास होकर घर वापस आता, मेरी माँ मुझसे कहती कि बताओ बेटा, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। और वो दिन मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा दिन होता था जिसमें मैं चाहता था कि अपनी माँ से सारी दुनिया मांग लूँ, लेकिन बच्चा था, सोच छोटी थी। जिस भी चीज़ को लेने का मेरा मन करता, मैं उसी दिन अपनी माँ को बता दिया करता था कि मुझे ये चीज़ चाहिए। मेरी माँ मुझे वो चीज़ फ़ौरन ही लाकर दे दिया करती थी। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, मुझे देखकर जीती थी और मुझे देखकर ही उनका सवेरा होता था। वक्त गुजरता गया और एक दिन मैं जवान हो गया। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक का सफ़र मेरी माँ की वजह से ही आसान हो सका था। जल्द ही मेरी अच्छी नौकरी भी लग गई थी। मेरी नौकरी लगी तब भी मेरी माँ बहुत खुश हुई थी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था और मेरे लिए ढेर सारी प्रार्थना की थी। मैं बहुत खुश था। मैंने नौकरी पर जाना शुरू कर दिया था। मैं सारा दिन घर से बाहर रहता था। पहले जब मेरी माँ नौकरी किया करती थी तब वो सारा दिन घर से बाहर रहती थी, लेकिन अब जब से मैंने नौकरी करना शुरू कर दी थी तो अपनी माँ को बोल दिया था कि आपको नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपने अब अपने बेटे के लिए बहुत कमा लिया, अब आपका बेटा आपको कमा कर खिलाएगा। अब आपका आराम करने का समय आ गया। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मैंने देखा कि माँ घर में मौजूद नहीं थी। मुझे लगा कि कहीं आस पड़ोस में गई होगी, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद माँ घर वापस आई तो उनका चेहरा बहुत मुरझाया हुआ था। मैंने माँ से उनके मुरझाए हुए चेहरे की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बेटा, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा कि आपको क्या हुआ? मैं उनकी ये बात सुनकर फ़ौरन ही परेशान हो गया था। मैंने माँ का माथा छूकर देखा तो उनको बुखार भी नहीं था। मैंने उनसे बहुत ज़िद की और पूछा कि आखिर आपको क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वो खामोश रहीं, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे ये भी नहीं बताया कि वो कहाँ गई थी। रात के समय मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सो रहा था और माँ तो अपनी तबीयत ख़राब होने की वजह से रात को जल्दी सोने के लिए लेट गई थी। आधी रात का समय था जब अचानक माँ के कर्राहने की आवाज़ आने लगी। मैं नींद में था। मैंने आंखें खोलकर देखा तो पता चला कि माँ उल्टियाँ कर रही है। मैं फ़ौरन ही बिस्तर से उठा और अपनी माँ के पास पहुँचा। मैंने परेशानी से कहा कि माँ, तुम्हें क्या हुआ है? माँ ने कहा कि पता नहीं बेटा, आज सुबह से तबीयत कुछ ठीक नहीं है। दिल बोझल सा हो रहा है और शरीर में एक अजीब सी कमज़ोरी महसूस हो रही है। दिमाग भी घूम रहा है। मैंने माँ से कहा, माँ, मैंने तो आपसे दिन के समय ही पूछा था कि आपको क्या हुआ, मगर आपने मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया। आप खामोश रहीं। माँ ने कहा, बेटा, मुझे लगा मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैंने कहा, दिन निकल जाए फिर मैं आपको डॉक्टर के यहाँ लेकर चलता हूँ। जैसे ही दिन निकला तो मैं ऑफिस नहीं गया, अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास चला गया था। डॉक्टर ने मुझसे बाहर ही इंतज़ार करने के लिए कहा था। थोड़ी देर के बाद जब मुझे डॉक्टर ने अपने केबिन में बुलाया और जो खबर सुनाई उसने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। डॉक्टर ने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसकी वजह से मैं अपनी माँ को शक की नज़र से घूरने पर मजबूर हो गया था। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर बोले कि क्यों नहीं हो सकता, तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट है। मैंने डॉक्टर साहब से हैरान होकर कहा, लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पिता तो कई सालों पहले मर चुके हैं। ये बात सुनकर डॉक्टर के चेहरे पर थोड़ी शिकन आई, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें अपनी माँ का ख्याल रखना होगा। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। माँ भी ये सब सुनकर दंग रह गई थी। मैंने डॉक्टर के यहाँ तो माँ से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैं उन्हें घर लेकर आया तो मैंने एक हंगामा खड़ा कर दिया था। माँ फूट फूट कर रो रही थी। मैंने माँ से कहा, ये सब क्या है? आखिर आपने किसके साथ ये सब? माँ कहने लगी कि बेटा, यकीन मानो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम मेरी बात का भरोसा करो। जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल अभी वो अपनी बात कहने ही वाली थी, मैंने उनको रोक दिया और कहा कि कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। आपको नहीं पता कि इस पूरे मोहल्ले में मेरी कितनी इज्जत है। आपने तो सब कुछ मिट्टी में मिलाकर रख दिया। अगर लोगों को ये बात पता चलेगी तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और सबसे बढ़कर कि आपके बारे में क्या सोचेंगे। एक जवान बेटे की माँ इस उम्र में ये काम करती फिर रही है। माँ कहने लगी कि खामोश हो जाओ बेटा, मेरी बात सुनो तो सही। लेकिन मैंने माँ की एक ना सुनी, क्योंकि उन्होंने जो किया था वो सब मेरे सामने था। अब मैं उनकी क्या बात सुनता? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। माँ रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी।
फिर मैंने एक फ़ैसला किया और उनसे कहा कि निकल जाओ आप अभी और इसी समय मेरे घर से। मैं नहीं चाहता कि दुनिया वालों को ये बात पता चले और मेरी बेइज्जती हो। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। माँ कहने लगी कि नहीं बेटा, ऐसा मत करो, मुझे मत निकालो। मैं माँ का हाथ पकड़कर उन्हें घर से निकालने ही वाला था जब घर का दरवाज़ा बजने लगा। मैं दरवाजे पर ही रुक गया। मेरी आंखों में खूंखार गुस्सा भरा हुआ था और मेरी माँ की आंखों में ढेर सारे आंसू थे। माँ ने जल्दी से अपने आंसू दुपट्टे से साफ किए और फिर मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर पड़ोसन आई थी। उन्हें मेरी माँ से कुछ काम था। मैं तो दरवाज़ा खोलने के बाद कमरे में जाकर बैठ गया था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया था, लेकिन मैं सोच चुका था कि मुझे अपनी माँ के साथ क्या करना है। सारा दिन माँ को रोते रोते गुजर गया था। वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उनसे बात नहीं की। रात का समय आया तो मैंने अपनी माँ से कहा कि तैयार हो जाइए और अपना थोड़ा सा सामान पैक कर लीजिए। मेरी बात पर मुझे माँ ने हैरानी से देखा और कहने लगी कि क्यों बेटा, मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हो? मैंने कहा बस, मैंने आपसे जितना कहा आप उतना कर लीजिए। मैं आपके ज़्यादा सवाल जवाब नहीं सुनना चाहता। मेरी बात पर माँ सहम कर रह गई, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि उनका बेटा इस समय बहुत गुस्से में है। उन्होंने अपना सामान पैक कर लिया। मैं उन्हें अपनी गाड़ी पर बिठाकर एक लंबा सफ़र तय करने के बाद दूसरे शहर ले आया था और यहाँ के एक ओल्ड एज होम में उनको भर्ती करवा दिया। माँ फूट फूट कर रो रही थी। मेरे हाथ पकड़कर कह रही थी कि बेटा, मुझे यहाँ मत छोड़ो। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे यहाँ लेकर आओगे। क्या तुमने मेरी सारी ज़िंदगी की कुर्बानियों का मुझे ये सिला दिया है? मैंने कहा अगर आपने मेरे लिए कुर्बानी दी है तो आपने उसको बर्बाद भी तो कर दिया। इस उम्र में आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? मैं लोगों की बेइज्जती का सामना नहीं कर सकूंगा, इसलिए बेहतर यही है कि आप यहाँ रहिए। मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है। मैं ये कहकर वहाँ से निकल आया था, लेकिन मेरी माँ अब अपने आंसू पोंछ चुकी थी, क्योंकि उन्हें यकीन आ गया था कि उनका बेटा अब उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता। मैं रास्ते में गाड़ी चलाते हुए जब घर वापस आ रहा था तो मैं भी रो रहा था। मुझे नहीं पता था कि एक दिन मुझे ऐसा भी देखना पड़ेगा, लेकिन फिर माँ को छोड़ने के बाद मेरी कई रातें जागकर गुजरी। मुझे नहीं पता था कि माँ मेरे भरोसे को ऐसे चकनाचूर करेगी। मैंने अपनी माँ के बिना जीना सीख लिया था। कहीं ना कहीं मुझे अपनी गलती रियलाइज़ होती थी, लेकिन फिर मैं ये सोचकर अपना दिमाग झटक दिया करता था कि ऐसी औरत को मैं अपने साथ नहीं रख सकता था जो मेरे लिए बेइज्जती का सबब बने। वक्त गुजरता गया और मैंने पलटकर कभी अपनी माँ की खबर नहीं ली। मुझे नहीं पता था कि वहाँ उनके हाल कैसे हैं, कैसे नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि ओल्ड एज होम ऐसे ही बुजुर्ग लोगों के लिए बना है। मेरे रिश्तेदारों को जब पता चला कि मेरी माँ नहीं है तो मैंने सबको बताया कि माँ की एक दिन तबीयत खराब हो गई थी और उन्होंने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। मोहल्ले वाले और रिश्तेदार हैरान थे कि ये सब कुछ इतनी खामोशी से कैसे हो गया, लेकिन जब मैंने उनको बड़ी ही प्लानिंग के साथ पूरी बात बताई तो सब लोगों ने मेरी बात का यकीन कर लिया था। लेकिन अब मेरे रिश्तेदारों को मेरी माँ के मरने के बाद मुझसे हमदर्दी होने लगी थी। शायद ये सब मेरी अच्छी नौकरी की वजह से था, क्योंकि एक समय वो भी था जब मेरी माँ ने लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करके मेरा और अपना गुजारा किया था। तब तो हमारे किसी रिश्तेदार ने हमें पलटकर नहीं देखा था। फिलहाल मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मेरी बुआ को मुझ पर बहुत तरस आता था, इसीलिए उन्होंने मेरी शादी करने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया था और अब मैं अपनी बारात लेकर मैरिज हॉल पर पहुंच चुका था। तभी अचानक वहाँ एक ज़ोरदार शोर मचने लगा। लोग कहने लगे कि पुलिस आ गई है। मैं घबरा गया कि पुलिस आखिर किसको पकड़ने के लिए आई है, जब सामने से ही एक आदमी चलता हुआ आया जो काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए था। उसने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा कि यही है वो इंसान, गिरफ्तार कर लो इसे। मैं हैरान रह गया था कि आखिर मेरा जुर्म क्या है। एक हवलदार मेरे करीब आया, उसने मेरे हाथ में हथकड़ी पहना दी। मैं कहने लगा कि ये सब क्या हो रहा है, आखिर मेरा जुर्म क्या है, मैंने क्या किया है और तुम कौन हो? वो आदमी कहने लगा कि मेघा सक्सेना को गायब करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। ये मेरी माँ का नाम था। मैंने कहा तुम कौन हो और तुम मेरी माँ के बारे में कैसे जानते हो? उसने वहीं पर हंगामा करना शुरू कर दिया और कहने लगा कि बताओ कहाँ है मेरी पत्नी। उसके कहे हुए ये शब्द सुनकर जैसे मेरे कानों में किसी ने लोहा पिघला कर डाल दिया हो। मेरी पत्नी? मैंने कहा कि बकवास बंद करो अपनी, तुम क्या कह रहे हो? वो कहने लगा कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मेघा सक्सेना मेरी पत्नी थी, उससे मेरी शादी हुई थी। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो ये देखो,
मेरा और तुम्हारी माँ का शादी का फ़ोटो और शादी के डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने जब मुझे अपनी शादी का फ़ोटो दिखाया तो उसमें उस आदमी के बराबर में मेरी माँ बैठी हुई थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि पिक्चर शादी के समय ली गई है। और उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए जो ये बात साबित कर रहे थे कि इस आदमी के साथ मेरी माँ की शादी हुई है। लेकिन ऐसा कब हुआ और कैसे हुआ, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि मेरा नाम अर्नव सक्सेना है और मैंने तुम्हारी माँ के साथ शादी कर ली थी। दरअसल ये शादी एक बहुत बड़ी मजबूरी के तहत हुई। मेरी पत्नी निर्मला, जिनकी कुछ वक्त पहले मौत हो गई, जहाँ तुम्हारी माँ काम किया करती थी वो मेरा ही घर था। तुम्हारी माँ कुछ सालों पहले जब मेरे घर पर काम करती थी तो उसने हमेशा मेरे घर में बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया। कई बार पर्स से मेरे पैसे गिर गए थे, मुझे ज़मीन से उठाकर पैसे दे दिए। कई बार मेरी पत्नी निर्मला अपने सोने के जेवर जैसे कि अंगूठी, कंगन और भी बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रखकर भूल जाती थी। मेघा के आने से पहले जब हमारे घर में और नौकर काम किया करते थे तब हमारे घर की कोई ना कोई चीज़ गायब हो जाती थी। हम लोग नौकरों के साथ बड़ी सावधानी से पेश आते थे, लेकिन जब से मेघा ने हमारे घर में कदम रखा था हमारे घर में कभी कोई चीज़ गायब नहीं हुई। उस जैसी ईमानदार औरत मैंने और मेरी पत्नी ने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। एक बार मेरी पत्नी की सोने की चेन बाथरूम में टंगी रह गई थी और उसी समय वो बाथरूम को धोने के लिए चली गई थी। जब उसने देखा कि सोने की चेन बाथरूम में पड़ी हुई थी तो उसने ईमानदारी के साथ लाकर मेरी पत्नी को वो चेन दे दी। और कई बार तो ऐसा भी हुआ था कि मैं कहीं ना कहीं पैसे रखकर भूल जाता था तो वो कैसे किस जगह पर मैं रख दिया करता था उसी जगह पर रखे हुए रहते थे। मेघा ने कभी हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी नहीं की और ना ही हमारे घर में कभी बेईमानी करने की कोशिश की। एक बार तो उसने ऐसा भी किया था कि हमारे यहाँ के एक पुराने नौकर ने हमारे किचन से महंगे बर्तन चुरा लिए थे। जब मेघा को ये बात पता चली तो उसने फ़ौरन ही इस बारे में हमें बताया। हमने उसको मौके पर ही पकड़ लिया, जिस पर उसने अपनी गलती कबूल कर ली। मेघा ने हमारा बहुत साथ दिया, हमारा बहुत ख्याल रखा। उसने हमें अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में बताया था कि किस तरह उसने अकेले ही अपने बेटे की परवरिश की है और सारी ज़िंदगी अपने बेटे को बड़ी मेहनत के साथ पाल पोस कर बड़ा किया। कुछ साल इसी तरह से गुजर गए। मेरी पत्नी बीमार रहने लगी थी। तुम्हारी माँ ने मेरी पत्नी की भी बहुत सेवा की। मेरी पत्नी का मेघा के बिना मन नहीं लगता था। एक समय ऐसा आया जब मेघा ने बताया कि उसका बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अब वो नहीं चाहता कि उसकी माँ नौकरी करे। मैंने तो मेघा से कह दिया था कि तुम जैसा चाहे वैसा करो, लेकिन कभी तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर बताना। लेकिन मेरी पत्नी मेघा से दूर होने के लिए तैयार नहीं थी। मेघा बहुत वफादार औरत थी और बहुत ईमानदार। उसकी यही खूबी मेरी पत्नी को बहुत पसंद आई थी, जिस वजह से मेरी पत्नी उससे दूर होना नहीं चाहती थी। मेरी पत्नी की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। ऊपर से मेघा भी घर छोड़कर जा चुकी थी। मेघा की जगह हमने घर में और दूसरी नौकरानियां रख ली थी। मेघा अकेली ही हमारे घर के बहुत सारे काम करती थी, लेकिन मेघा के जाने के बाद घर के काम दो नौकरानियों से भी पूरे नहीं होते थे। उन लोगों को बहुत सारे काम समझाने पड़ते थे। हालांकि तुम्हारी माँ को हमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो हमेशा हमारे घर के कामकाज बिल्कुल इस तरह से करती थी जैसे उसका अपना घर हो, और हमारा ख्याल भी बिल्कुल इसी तरह से रखती थी जैसे हम उसके परिवार के मेंबर हैं। हमेशा उसने हमें अपना समझा। मेघा के चले जाने के बाद मेरी पत्नी दिन ब दिन बीमार रहने लगी थी। उसको अपनी तबीयत में सुधार नज़र नहीं आता था। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि मेरी पत्नी निर्मला का कैंसर लास्ट स्टेज तक पहुंच चुका है। मेरी पत्नी को ये बीमारी काफ़ी समय से थी, लेकिन उसका इलाज चल रहा था। वो दवाइयों के सहारे जिंदा थी, मगर अब बात काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। निर्मला हमेशा मुझसे कहती थी कि मुझे आपकी बहुत फिक्र रहती है। मुझे नौकरों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे अगर किसी पर भरोसा था तो वो थी मेघा, लेकिन वो तो अब यहाँ से जा चुकी है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मेरी मौत बहुत नज़दीक है। मैं इस दुनिया से चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा। मैं अपनी पत्नी को तसल्ली दिया करता था कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मगर उसकी मौत का समय धीरे धीरे नज़दीक आ रहा था और वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी। इसलिए एक दिन मेरी पत्नी ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर तुम्हारे घर चली गई और वहां जाने के बाद उसने तुम्हारी माँ से कहा कि मेघा, मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ। तुमसे ज़्यादा अच्छी औरत मैंने इस पूरी दुनिया में नहीं देखी। मैं आज तुमसे कुछ मांगने के लिए आई हूँ। मेघा इस बात पर हैरान थी। उसने मेरी पत्नी से कहा कि मालकिन, आपको मुझसे कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ।
तुम्हारी माँ की ये बात सुनकर मेरी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा कि मुझ पर एक एहसान कर दो, मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मुझे हमेशा फिक्र रहती है कि मेरे जाने के बाद मेरे पति का ख्याल कौन रखेगा। उसने मेघा के दोनों हाथ पकड़कर अपने हाथों में भर लिए और कहा कि अब जो मैं कहने वाली हूँ उसके लिए इनकार मत करना। तुम एक बहुत अच्छी औरत हो, एक बेसहारा औरत हो। तुम्हें सहारे की ज़रूरत है और तुम्हारे लिए मेरे पति से ज़्यादा बेहतर सहारा और कोई नहीं हो सकता। मेघा समझी नहीं कि आखिर निर्मला क्या कहना चाह रही है। मेघा ने उसे हैरानी भरी नज़रों से देखा। फिर मेरी पत्नी ने उससे रिक्वेस्ट की कि तुम मेरे पति से शादी कर लो, कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे पति का हमेशा ख्याल रख सको। तुम्हारा पति भी तो इस दुनिया से जा चुका है, इसलिए तुम्हें दर्द का अंदाज़ा अच्छे से होगा कि जब किसी का हमसफ़र दुनिया में अकेला छोड़कर चला जाता है तो ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। तुम प्लीज़ मेरे दर्द को समझो। मेरे पति मेरे जाने के बाद बड़ी कठिन ज़िंदगी गुजारेंगे, इसलिए मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में सोचते हुए ये फ़ैसला कर रही हूँ। तुम्हारी माँ सोच में पड़ गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो चाहती थी कि इस बारे में तुमसे बात करे, लेकिन निर्मला ने उसे मना कर दिया कि तुम अपने बेटे को मत बताओ, तुम प्लीज़ मेरी बात मान लो। उसने उससे बहुत रिक्वेस्ट की तो वो शादी के लिए मान गई थी। हालांकि निर्मला मेघा से पहले मुझे मना चुकी थी। उसने मुझसे वादा किया था और कहा था कि मैं खुद मेघा से बात करने के लिए जाऊंगी और उससे कहूंगी कि वो आपसे शादी कर ले, तो आप उससे शादी कर लेना, क्योंकि मुझे आपके साथ साथ उसकी भी ज़िंदगी की फ़िक्र है। आप उसे एक अच्छी ज़िंदगी देना। उसने सारी ज़िंदगी गरीबी में गुजारी है। मैं चाहती हूँ कि आप उसकी गरीबी दूर कर देना। मेरी पत्नी ने जीते जी मेरी शादी तुम्हारी माँ के साथ करवा दी। हालांकि हम दोनों का रिश्ता पवित्र था। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी तो अंतिम समय में वो तुमसे छुपकर निर्मला की तबीयत देखने के लिए आया करती थी और थोड़ी बहुत देर उसकी सेवा भी कर लिया करती थी। उसने बहुत कोशिश की कि वो तुम्हें इस बारे में बता दे, लेकिन उसे सिर्फ यही डर रहता था कि ना जाने तुम्हारा इस बात पर क्या रिएक्शन होगा। फिर मेरी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तुम्हारी माँ मेरी पत्नी से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए मेरे घर आने लगी और उसके बाद तुम्हारी माँ को गुड न्यूज़ मिल गई। तुम्हारी माँ वैसे भी मेरे पास बहुत कमी से आया करती थी। ज़्यादातर तो वो चाहती थी कि तुमसे छुपकर ही मुझसे मिलने के लिए आया करे। उसने कहा था कि एक दिन मैं अपने बेटे को सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब तुम्हें ही उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया। उसने तुम्हें सच्चाई बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने उसकी एक न सुनी और तुम उसे ओल्ड एज होम में छोड़ आए। काफ़ी समय हो गया था। मेघा मुझसे मिलने के लिए नहीं आई थी। मुझे उसकी फ़िक्र होने लगी। एक दिन मैंने अपने दोनों नौकरों को तुम्हारे घर के बाहर कुछ दिन तक पहरा देने के लिए कहा और कहा कि जैसे ही तुम लोगों को घर में आते जाते मेघा दिखाई दे तो फ़ौरन ही उसे मेरे बारे में बताना। फिर मुझे नौकरों ने बताया कि मेघा तो कई दिनों से उनकी नज़र में नहीं आ रही। उन्होंने आसपास में पता लगाया तो लोगों के ज़रिए भी पता चला कि मेघा की मौत हो गई। ये सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं आग बबूला हो गया। फिर मुझे पता चला कि तुम शादी कर रहे हो और तुम्हें अपनी माँ के मरने का कोई पछतावा नहीं है, कोई दुख नहीं है, तुम्हारे चेहरे पर कोई अफसोस नहीं है। मैं काफ़ी समय तक तो यही सोचता रहा कि मेघा मर गई है, लेकिन जब मुझे मेरे आदमियों ने ये बात बताई कि तुम्हें अपनी माँ की मौत का कोई अफसोस नहीं है, तब मुझे शक हुआ कि कहीं तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। इसलिए मैं यहाँ पुलिस को लेकर आया हूँ। आखिर तुमने अपनी माँ को कहाँ भेजा है और उसकी मौत हुई है तो मुझे इस बात का सबूत दो। इस आदमी की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। इन्होंने मेरी माँ के साथ शादी की थी सिर्फ अपनी पत्नी के कहने पर, और मैंने अपनी माँ को गलत समझा कि मेरी माँ का चरित्र ठीक नहीं है। मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ गया था। पुलिस वालों ने कहा कि हमें अपनी माँ के बारे में यही बता रहे हो या फिर जेल जाने के बाद बताओगे। आज मेरी शादी होने जा रही थी और यहाँ शादी हॉल में मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने उनको बताया कि मैंने अपनी माँ के साथ कुछ गलत नहीं किया, बस मैं ये खबर सुनने के बाद आग बबूला हो गया था और मुझे बहुत गुस्सा आया था। शायद ये चोट मेरे कैरेक्टर पर पहुंची थी, इसलिए मैं गुस्से में माँ को ओल्ड एज होम छोड़ आया था। मेरी माँ ज़रूर वहीं पर होगी। अर्णव जी के चेहरे पर थोड़ी तसल्ली भरे एक्सप्रेशन आ गए थे। उन्होंने एक ठंडी सांस ली और कहने लगे कि जाओ और उसको ढूंढ कर लाओ। चलो अभी मेरे साथ। मैंने अपनी शादी छोड़ दी थी। मेरी दुल्हन तैयार बैठी थी। पंडित जी मंत्र पढ़ने के लिए तैयार बैठे थे और शादी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। लेकिन अब मुझे अपनी माँ की परवाह हो रही थी कि
कि ऐसे समय में उसे मेरे सहारे की ज़रूरत थी, मैंने उसे बेसहारा कर दिया। मैं फ़ौरन ही अपनी माँ को लेने के लिए अर्णव जी के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर ओल्ड एज होम चला गया था। वहाँ जाकर मैंने उन लोगों से अपनी माँ के बारे में पूछा तो उन लोगों ने कहा कि तुम्हारी माँ तो यहाँ से कब की चली गई। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रुक सकी। एक दिन वो यहाँ से भाग गई। लोगों की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। अर्णव जी ने मुझे शक की नज़र से देखा और कहने लगे कि तुम झूठ बोल रहे थे ना, बताओ तुमने उसे कहाँ छोड़ा है। मैंने कहा कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं उनको यहीं पर छोड़ गया था। अब इन लोगों ने मेरी माँ का ध्यान नहीं रखा तो मैं क्या कर सकता हूँ। अर्णव जी कहने लगे, अगर तुम सच बोल रहे हो तो उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आओ। अगर मेघा नहीं मिली तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, क्योंकि तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया। मेरी यहाँ पर ही बेइज्जती नहीं हुई थी, बल्कि शादी हॉल में भी काफ़ी बेइज्जती हो चुकी थी। मेरे सारे रिश्तेदार और आस पड़ोसी, जिनको मैंने ये भरोसा दिला दिया था कि मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, वो सब लोग मुझ पर लानत कर रहे थे कि इसने अपनी माँ की बात सुनने की कोशिश भी नहीं की। इसकी माँ ने एक जीते जागते इंसान के साथ शादी की और उसने उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि मेरे ससुराल वाले भी मुझे बुरा समझ रहे थे। उनका कहना था कि जो इंसान अपनी माँ का नहीं हो सका, अपनी माँ का ख्याल नहीं रख सका, वो हमारी बेटी का क्या ख्याल रखेगा। वहाँ से मैं अपना सर नीचा करके निकला था। मुझे तो लगता था कि मैं अपनी माँ की वजह से अपनी इज्जत खो बैठूंगा, लेकिन मैं अपनी खुद की हरकतों की वजह से लोगों की नज़रों में गिर गया था। मैंने अर्णव जी से वादा किया था कि मैं माँ को ढूंढ निकालूंगा। मैं माँ को ढूंढने के लिए निकल चुका था। हर गली, हर सड़क, शहर के हर ओल्ड एज होम, और जिस शहर में मैंने अपनी माँ को छोड़ा था वहाँ भी जितने ओल्ड एज होम थे, हर जगह मैंने अपनी माँ को तलाश कर लिया था, मगर माँ मुझे कहीं भी नहीं मिल रही थी। मैं उनको ढूंढते ढूंढते थक गया था। इधर अर्णव जी बार बार मुझे इल्ज़ाम दे रहे थे और मुझे अरेस्ट करवाने की धमकी दे रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। हर तरफ अपनी माँ को तलाश करता कि माँ तुम कहाँ चली गई हो। मैं अपनी गलतियों की तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा था और अब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मैंने अपनी माँ की बात सुनने की कोशिश क्यों नहीं की, कि अगर मैं उनकी बात सुन लेता, उनके दुख दर्द को समझ जाता, तो आज मुझे ये दिन देखना न पड़ता। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। मैं अपनी माँ को तलाश करना चाहता था, लेकिन हर जगह मैंने उनको तलाश कर लिया था। वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रही थी। उधर अर्णव जी उनको तलाश कर रहे थे। मेरे दिल में ख्याल आता कि कहीं माँ को तो कुछ नहीं हो गया, उनके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। फिर मैं अपने दिल को तसल्ली देता कि नहीं नहीं, मेरी माँ को कुछ नहीं हो सकता, मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। उनको ऐसी हालत तक पहुँचाने वाला मैं हूँ। मैं उनको ढूंढ निकालूंगा और उनसे माफ़ी मांग लूँगा। जिस औरत ने सारी ज़िंदगी मेरी परवरिश की, अकेले ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मेरी खुशियों का ख्याल रखा, अपने मुंह का निवाला मेरे मुंह में डाल दिया और ख़ुद भूखी रही, उसने अपने बेटे की खातिर बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, लेकिन मैंने उनकी एक भी कुर्बानी को याद नहीं किया और बिना कुछ सोचे समझे उनके साथ ये सब कुछ कर दिया। मुझ पर तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट चुका था। मैं शायद माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं था। अभी भी देर नहीं हुई थी। मुझे कुछ भी करके अपनी माँ को ढूंढ निकालना था, लेकिन किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही थी। शायद यही मेरे किए की सज़ा थी। मैं सड़क के किनारे खड़े होकर फूट फूट कर रो रहा था, क्योंकि मैं अपनी माँ को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था। और दूसरी तरफ अर्णव जी का प्रेशर। मैं हर तरह से परेशान था, क्योंकि वो भी मेरी माँ को अपनी पत्नी बना चुके थे, इसीलिए बहुत परेशान थे। मैं सड़क पर बैठकर रोने लगा और रोते रोते मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक अस्पताल में पाया। सड़क पर चलने वाले लोगों ने मुझे अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। जब मुझे होश आया तो मैं फिर से अपनी धुन में लग गया। माँ को ढूंढने के लिए अस्पताल से निकला और फिर से माँ को जगह जगह सड़कों पर तलाश करने लगा, लेकिन ऊपर वाले ने एक बार फिर से मुझ पर कृपा कर दी। मैं एक हाईवे पर था जब एक साइड पर एक औरत फटी पुरानी साड़ी पहनकर, एक गंभीर अवस्था में चलती हुई औरत जिसका एक हाथ पेट पर था और दूसरे हाथ से अपना पल्ला सर पर रख रही थी। उनको ऐसी हालत में देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी माँ आने जाने वाली गाड़ियों को नज़र भरकर देख रही थी कि ये लोग रुकें और उनको कुछ पैसे दे दें। मेरी माँ चलती जा रही थी, उनका बड़ा सा पेट निकल रहा था। जब मैं उनके सामने जाकर खड़ा हुआ तो पहले उन्होंने अपनी आंखों को मसला और फिर ध्यान से देखने लगी कि ये उनका बेटा ही है या फिर उनकी आंखों का धोखा है। मैंने कहा, माँ, मैं आपका बेटा ही हूँ। माँ के मुंह से फ़ौरन ही निकला, चिराग, मेरे बेटे। उन्होंने झट से मुझे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी कि बेटा मुझे माफ़ कर दो,
मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ था, मैं तुझे बताना चाहती थी, लेकिन तूने मेरी कोई बात नहीं सुनी। बेटा मुझे माफ़ कर दे। वो हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांग रही थी और मैं बेबसी से अपनी माँ को देख रहा था कि उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी वो अपनी गलती को स्वीकार कर रही थी। मैंने अपनी माँ के दोनों जुड़े हुए हाथों को पकड़ा और कहने लगा कि माँ, गलती आपकी नहीं, गलती मेरी थी। आपको मुझे माफ़ करना चाहिए, लेकिन मैं तो आपकी माफ़ी के काबिल भी नहीं हूँ। मैंने माँ का एक हाथ पकड़कर अपने गाल पर मारने लगा और कहने लगा कि मैं इसी सज़ा का हकदार हूँ, आप मुझे मारो। माँ, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। उन्होंने एक ही झटके से अपना हाथ रोक लिया और कहने लगी कि नहीं नहीं बेटा, मैं तुझे कैसे मार सकती हूँ, तू अपने पिता की आखिरी निशानी है और मैंने अपने पति की निशानी को हमेशा संभाल कर रखा। बेटा, दरअसल मैंने माँ को वहीं पर रोक दिया और कहा कि माँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता चल गया। अब आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने बहुत परेशानियाँ झेल ली। अब मैं आपको घर ले जाना चाहता हूँ और अर्णव जी भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तो आपको ओल्ड एज होम में छोड़कर आया था, आप वहाँ से क्यों भाग कर आ गई? माँ ने कहा, बेटा, वहाँ मेरा दम घुटता था, मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी। मैं तुझसे कांटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन किसी ने भी मेरी बात तुझसे नहीं करवाई। मैं अर्णव जी से मिलना चाहती थी, उनसे मदद की गुहार लगाना चाहती थी, लेकिन मैं उनको भी नहीं ढूंढ सकी। मुझे उनका नंबर भी याद नहीं था और मुझे पता चला कि मैं किसी दूसरे शहर में हूँ। मैं कहीं कोई रास्ता भी नहीं जानती थी। बस बेटा, फिर क्या, इधर उधर सड़कों पर फिरने लगी और न जाने कितनी रातें और कितने दिन मैंने इन सड़कों पर गुजार दिए। लोग मुझे भीख देकर चले जाते थे, मुझे भिखारन समझने लगे थे और मैंने अपनी ज़िंदगी को स्वीकार कर लिया था। मैं माँ की इस बात पर उनके गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और माँ से कहा कि मैं बहुत बुरा हूँ ना माँ, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं माफ़ी का हकदार नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सच्चाई कुछ और है। मगर अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी माँ की परवाह है। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कभी आपको निराश नहीं करूँगा और ख़ुद आपको अर्णव जी के पास छोड़कर आऊँगा। मैं माँ को लेकर अर्णव जी के पास आ गया था। माँ को देखकर उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू झलक उठे थे। मैं बार बार माँ से माफ़ी मांग रहा था। माँ ने कहा कि बस बेटा, और कितनी माफ़ी मांगोगे? मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ अपनी औलाद को हमेशा माफ़ कर देती है, चाहे उससे कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना हो जाए। और तुम तो मेरी आंखों का तारा हो, अपने पिता की आखिरी निशानी हो। मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं हो सकती। मैं तुमसे अभी भी नाराज़ नहीं हूँ बेटा। तुमने जो मेरे साथ किया, बस मैंने उस पर सब्र किया और सोच लिया कि जिस तरह बचपन से लेकर अब तक मैं तुम्हें कठिनाइयों के साथ पाल पोस कर बड़ा किया, इसी तरह अभी मेरी ज़िंदगी में कुछ कठिनाइयाँ और आनी बाकी हैं। मैंने कहा, लेकिन माँ, अब आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं आने दूंगा, हमेशा आपका ख्याल रखूंगा। मैंने माँ का हाथ पकड़कर अर्णव जी के हाथ में दे दिया और कहा कि ये रही आपकी अमानत। अर्णव जी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन आदमी थे। उन्होंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली और मुझसे अपने बुरे बिहेवियर की माफ़ी मांगी, लेकिन मैं उनका शुक्रगुजार था कि अगर वो मेरे साथ सख्ती नहीं करते तो शायद मुझे अपनी माँ की हकीकत के बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चलता और मेरी माँ इसी तरह दर दर की ठोकरें खाती रहती। कुछ समय के बाद मेरी माँ ने मेरे छोटे भाई को जन्म दिया। ये बच्चा अर्णव जी का था और इसे देखकर वो बेहद खुश हुए थे, क्योंकि ऊपर वाले ने उन्हें उनकी पहली पत्नी से भी कोई औलाद नहीं दी थी और वो हमेशा औलाद की तमन्ना करते थे। अर्णव जी का कहना था कि मुझे एक बेटा नहीं बल्कि दो दो बेटे मिल गए। उन्होंने मेरी माँ की अच्छाइयों का सिला इस तरह से दिया कि मुझे अपनी कंपनी का मैनेजर बना दिया और मुझे अपने घर में रखने लगे। उन्होंने कहा कि तुम भी मेरे बेटे हो, तुम्हारी माँ ने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है। क्या मैं उनकी आंखों के तारे को अपने साथ नहीं रख सकता? अब मेरा एक भाई भी था आरव, और हम सब लोग एक साथ मिलकर रहने लगे थे। मुझे अपनी ज़िंदगी में होने वाले इस हादसे से ये सीख मिली थी कि कभी कभी हम लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। कभी कभी हम अपने किसी की पूरी बात नहीं सुनते और अधूरी बात का ही रिजल्ट देखकर उसे गलत साबित कर देते हैं, उसकी सज़ा देते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि एक समय ऐसा आएगा जब हमें इससे भी ज़्यादा डबल सज़ा मिलेगी। मेरी माँ को जब पता चला कि मेरी शादी टूट गई थी तो वो उसी लड़की के घर दोबारा से मेरा रिश्ता लेकर गई। उसके घर वालों ने अर्णव जी और माँ की पूरी बात सुनी, क्योंकि इस सब में उस लड़के की कोई गलती नहीं थी जो दुल्हन बनकर मेरा इंतज़ार कर रही थी, जिसने मेरे नाम की मेहंदी अपने हाथों में लगाई थी। उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए थी। वो तो शादी वाले दिन दुल्हन बनकर मेरा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बारात आने के बाद उसका दूल्हा एक बहुत बड़ी परेशानी में उलझ गया और उसकी शादी टूट गई।
मेरी माँ ने और अर्णव जी ने मेरी शादी बड़ी धूमधाम के साथ करवाई और फिर हम सब लोग एक साथ ही एक घर में रहने लगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।